स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाँ जी, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS पे। मेरा नाम है वसु कटारा, योर वेरी ओन वीके सर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि किसी भी यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए जानना जरूरी है। जब यूपीएससी नोटिफिकेशन निकालता है और जब यूपीएससी रिक्रूटमेंट साइकिल कंप्लीट होती है, इसके बीच में लगभग 15 महीने का फर्क रह जाता है, 15 महीने का डिस्टेंस होता है। जिस दिन डेट ऑफ नोटिफिकेशन आ रही है, जैसे नोटिफिकेशन फरवरी के मंथ में आती है, इस साल भी फरवरी 2023 को आई है, और इसका जब फाइनल रिजल्ट आएगा, जिस दिन डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन कौन वो लोग हैं जो उस गोल्डन सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम बना पाए हैं, लगभग 15-16 महीने बीत जाएंगे नोटिफिकेशन डेट से। किसी भी एस्पिरेंट के लिए, किसी भी युवा के लिए, यूथ के लिए इतना समय बिताना एक रिक्रूटमेंट साइकिल के पीछे उसके जिंदगी के सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सबसे गोल्डन अवसर, जिसको वो यूज कर सकता था अपनी प्राइम एज के अंदर, लूज आउट कर देगा अगर इतना टाइम एक एग्जामिनेशन साइकिल को कंप्लीट होने में वेस्ट हुआ तो। इसी वजह से एक पार्लियामेंट्री पैनल, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, इन्होंने सजेस्ट किया है क्यों ना ऐसा किया जाए कि 6 महीने के भीतर भीतर यूपीएससी अपनी रिक्रूटमेंट साइकिल पूरी कर ले विद इन 6 मंथ्स। इस 15 मंथ की रिक्रूटमेंट साइकिल को कट शॉर्ट करके 6 मंथ्स के अंदर ला दे। और भी काफी सारे रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने। आइए जानते हैं कि क्या यूपीएससी 15 मंथ्स का जो रिक्रूटमेंट साइकिल है उसको 6 मंथ्स में कवर कर पाएगी। और कई सारी और कमिटीज भी आई हैं, आपको देखने मिलेगा, बासवान कमिटी हो गई, यूपीएससी रिलेटेड बहुत सारे सजेशंस आए हैं। यूपीएससी बहुत कुछ कर सकता है स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए, उनके बारे में जानेंगे इस सेशन के माध्यम से। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वसु कटारा स्टडी IQ, कोई स्पेस नहीं है इनके बीच में, आपको सर्च करना है, नाम मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मैं वसु.कटारा के नाम से अवेलेबल हूं, ये डॉट, ये बिंदु का ध्यान रखना। एंड टेलीग्राम पे मैं वसु कटारा के नाम से अवेलेबल हूं, VASUKTARA। चलिए, अब इतनी बात समझिएगा दैट टू रिड्यूस सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट साइकिल and to assess the reason for candidates low turnout in the exam, this is being discussed. Parliamentary पैनल ने एटलीस्ट इस मुद्दे को उठाया तो है, स्टूडेंट्स के उस प्रॉब्लम को समझा तो है। देखिए, मैं एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट माई सेल्फ, मैं जो बात फील करता हूं कि यूपीएससी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ कुछ खामियां हैं। हालांकि यूपीएससी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका काम है सेंट्रल लेवल पर केंद्र सरकार के स्तर पर रिक्रूटमेंट करना, नौकरियों में भर्ती करना। IAS के लिए, IPS, IRS जैसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर यह रिक्रूटमेंट का काम करते हैं। Asserting that nearly 15 months long recruitment process wastes the candidate's prime year, besides taking a heavy toll on their physical and mental health. 15 महीने की ये जो साइकिल है, उसके शारीरिक और मानसिक रूप से कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, चलिए इंटरव्यू तक पहुंचे, हो सका कि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं आए या रिटर्न में अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर से प्रीलिम से शुरू करना पड़ेगा। तो स्क्रैच से शुरू करने का पेन, ये मैं समझ सकता हूँ। और उसी वजह से अगर यूपीएससी के अंदर रिफॉर्म कुछ हो सकता है, तो इसी रिक्रूटमेंट साइकिल को 15 महीने से रिड्यूस करके 6 महीने कर देना चाहिए। उसका फायदा ये रहेगा कि नोटिफिकेशन आया, कुछ समय बाद एग्जाम करवा लिया 1 to 2 मंथ्स के बाद, उसके भी 1 to 2 मंथ्स के बाद मेंस करा लिया, 1 to 2 मंथ्स बाद इंटरव्यू, उसके बाद जब इंटरव्यू हो जाते हैं उसके बाद तो सिर्फ आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले हैं, कंपाइल्ड लिस्ट यूपीएससी अपनी वेबसाइट पर डाल दे। ये सब 6 to 7 मंथ्स में बहुत प्रैक्टिकली कंप्लीट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा गैप, बहुत ज़्यादा टाइम प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी देना है। अभी भी 3 से 4 महीने का टाइम होता है, उसको रिड्यूस डाउन करके 1 to 2 मंथ्स किया जा सकता है, ताकि स्टूडेंट्स प्रीलिम्स एग्जाम होने से पहले प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का प्रिपेयर्ड रखें। अब इसमें स्टूडेंट्स को जो इतने महीने इंतजार करना पड़ता है, वो इंतजार एटलीस्ट कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए ये एक अच्छा रिफॉर्म हो सकता है, एंड इट इज जस्ट अ सजेशन, राइट।
सजेशन का मतलब ये नहीं कि ये रिकमेंडेशन या सजेशन मान लिया जाएगा। सुझाव किसी भी पर्सन की बेहतरी के लिए ही होते हैं। अब इसी तरीके से यूपीएससी और क्या कर सकता है, यूपीएससी रिव्यू कर सकता है कि जब 11 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं तो ऐसा क्यों है कि 5.5 लाख बच्चे ही एग्जाम में अपीयर होते हैं। इसका बेस्ट आंसर तो स्टूडेंट्स खुद दे सकते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लो टर्नआउट, एग्जाम में बच्चे क्यों कम आते हैं। हर साल यूपीएससी अपना एग्जाम कराता ही है, तब भी इतने कम स्टूडेंट्स हर साल आते हैं एग्जाम देने के लिए। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ये 2023 का कैलेंडर है। प्रीलिम्स कौन से मंथ में है, प्रीलिम्स आपका है 28 मई 2023 को। मेंस 15 सितंबर से टेंटेटिवली शुरू हो जाएगा। अब देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, टेक्निकली तो आपके पास 4 मंथ्स के करीब का 3.5-4 मंथ्स के करीब का टाइम रहता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। नोटिफिकेशन कब आया था, नोटिफिकेशन आया था 1 फरवरी को और एग्जाम 28 मई को है। और इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, अगले साल जब लगभग अप्रैल मई तक हम एक्सपेक्ट करते हैं। अप्रैल मतलब नेक्स्ट प्रीलिम से पहले ही आ जाएगा, अप्रैल मई तक आएगा। तो कितने महीने लग गए, 14-15 महीने लग रहे हैं ना साफ साफ। इसको कम करना है, इसको रिड्यूस करना है, ऐसी सजेशन आपके इस पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा दिया गया है। और क्या किया जा सकता है, सबसे बड़ी बात है हमें ये सब चेंजेस या रिफॉर्म्स लाने हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द एग्जामिनेशन साइकिल, कि हम इसे सस्टेनेबल तरीके से कम कर सके। स्टूडेंट्स के साथ भी खिलवाड़ ना हो, स्टूडेंट्स के साथ भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ की मैंने बात करी है, तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी क्या होता है, बच्चा प्रीलिम्स देके आया, प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, अब यूपीएससी कुछ दिन बाद कट ऑफ के हिसाब से ये बता देगी कौन से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मेंस के लिए। कट ऑफ नहीं बताएगी कितनी गई है, और आंसर की नहीं प्रोवाइड करेगी इमीडिएटली। आंसर की कब प्रोवाइड किया जाता है, जब प्रीलिम्स हो जाए, जब मेंस हो जाए, जब इंटरव्यू हो जाए, जब फाइनल रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आंसर की प्रोवाइड करती है प्रीलिम्स की। मान लेते हैं यूपीएससी ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जिसको स्टूडेंट्स कंटेस्ट कर सकते हैं कि हो सकता है इनका आंसर, जैसे ABCD होता है, हो सकता है ए ना होकर बी हो या सी हो या डी हो, या इनमें से कोई भी एक एब्सोल्यूट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं बन रहा। इसके चांसेस कई बार रहते हैं। यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस देता ही है जिनके डिफरिंग आंसर्स बनते हैं। तो उस केस में स्टूडेंट के पास तो कोई पावर नहीं है क्वेश्चन को चैलेंज करने की। हाँ, यूपीएससी अलाउ करता है कि आप यूपीएससी को बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में ये गलती है, पर यूपीएससी उस टाइम पे आंसर की नहीं आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा। आपको पता ही नहीं है कि किसी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यूपीएससी ने क्या दिया है। आपको लग सकता है सी करेक्ट आंसर है, यूपीएससी ने डी दिया है। आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, पर यूपीएससी आपको जब तक आंसर उसका क्या है ये नहीं बताएगा, तब तक क्या फेयरनेस रहेगी। एक सीक्रेसी बनी हुई है। और जब तक कैंडिडेट को यह नहीं पता चलेगा कि यूपीएससी ने क्या आंसर करेक्ट दिया है या यूपीएससी का आंसर क्या है, तो उसे वो चैलेंज कैसे करेगा, क्वेश्चन कैसे करेगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस कमिटी ने कहा है कि रिव्यू करिए। एक तो ये रिव्यू करेंगे कि क्यों 50% बच्चे ही एग्जाम में अपीयर होने आते हैं। अगर आप टोटल सारे बच्चे देखेंगे यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, डिफेंस एग्जाम्स भी कराता है यूपीएससी, इकोनॉमिक सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अलग अलग एग्जाम्स कराता है, तो कुल 32 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। उनमें से 16 लाख बच्चे ही क्यों आते हैं। स्पेशली सिविल सर्विसेज के अंदर 11 लाख में से 5.5 लाख ही क्यों आते हैं। सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स क्यों नहीं आते एग्जाम देने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। इसके अलावा आपको ये भी देखने मिलेगा कि एग्जामिनेशन फीस यूपीएससी कितना कलेक्ट करता है। पिछले 5 साल का सारा ब्यौरा, सारा डेटा यूपीएससी को देना चाहिए, पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। इसी बात पे मुझे बासवान कमेटी की रिकमेंडेशन याद आती हैं। बासवान कमेटी तो इनफैक्ट एक बार ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर भी रिव्यू करने की बात कह ही रही थी कि कुछ ऑप्शंस हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, स्कोर नहीं आ पाता। अब वो तो आप लोग जो एस्पिरेंट्स हैं वही बता सकते हैं जिन्होंने एग्जाम लिखा है कि आफ्टर कंप्लीट हार्ड वर्क आपने एग्जाम दिया बट फिर भी उतने मार्क्स नहीं आए, तो उसके पीछे क्या रीजन रहे, वो दैट पीपल डोंट नो, बट स्टिल इट कॉजेज
लॉट ऑफ एंग्विश, लॉट ऑफ पेन टू द पीपल, बहुत कष्ट होता है। दूसरी बात, इंग्लिश और हिंदी स्टूडेंट्स के बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये बात हमने काफ़ी समय से देखी ही है। ट्रांसलेशन में आप देख लीजिए, क्वेश्चंस की लैंग्वेज में आप देख लीजिए, हिंदी लैंग्वेज में पूछे गए क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज के साथ होते हैं, जो किसी स्टूडेंट के लिए, हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हिंदी बच्चों, जो हिंदी लैंग्वेज के बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन भी काफ़ी कम परसेंटेज में हो रहा है एज कम्पेयर टू द इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स। तो बासवान कमेटी ने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करिए। काफ़ी हद तक ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी यही कह रहा है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए समान दर्जा, बराबर दर्जा होना ज़रूरी है। Aspirants feel it may prove a game changer given the huge difference in the award of marks in the optional. छात्रों को ये लगता है कि ऑप्शनल में काफ़ी फ़र्क, किसी को 350, 320, 330 मिल रहे हैं, किसी को 220 भी मिल रहे हैं। तो ये फ़र्क दूर होगा, तभी जाकर स्टूडेंट्स का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, इस चीज़ को रिव्यू करना चाहिए। इनफैक्ट इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाया है। उसके अलावा ये अपनी फाइंडिंग इस बात पे भी बताएंगे कि यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें कितना खर्चा होता है, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर विच इज कॉज्ड विच इज इनकर्ड ऑन कंडक्टिंग द एग्जाम। इसके अलावा इंग्लिश नॉन इंग्लिश स्टूडेंट्स का मैंने बता दिया कि इनके बीच में इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या क्रिएट हो पा रही है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों के बीच में। यूपीएससी ने पैटर्न अपना लास्ट टाइम 2012-13 के अंदर चेंज किया था, तब से लगभग 10 साल हो गए हैं, कोई पैटर्न में चेंज नहीं हुआ। तो अभी देखना चाहिए कि इस एग्जाम से एस्पिरेंट्स की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, मेंटली, फिजिकली स्टूडेंट्स की लाइफ पे कैसा असर पड़ रहा है। उसके अलावा हमें कोशिश करनी है कि रिफॉर्म्स लेकर आ सके, सुधार लेकर आ सके। अभी जो प्रेजेंट रिक्रूटमेंट की स्कीम है इसको चेंज करें, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट ओरिएंटेड बनाए, सिंप्लीफाई करें, ताकि हमारे देश का जो युवा, जो ये टाइम है, उनको डेमोग्राफिक डिविडेंड या ह्यूमन कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल करने का हमारे देश की तरक्की के लिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है हमारी वो पॉपुलेशन, जो युवा है, जो यूथ है, जिसको हमें एज एन एसेट, एक संपत्ति की तरह यूज कर सकते हैं, जिसको हम संपदा की तरह यूज कर सकते हैं, जिसको हमारे देश के डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे देश के। तो अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमें कैप्चर करना है तो हमें कोशिश करनी होगी कि स्टूडेंट्स को जो अभी फिलहाल करंट रिक्रूटमेंट सिस्टम में चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हम दूर करके एक बेटर प्रोसेस क्रिएट करें। आंसर की प्रीलिम्स होते ही कुछ समय बाद निकाल दी जाए यूपीएससी के द्वारा, स्टूडेंट्स उसे कंटेस्ट कर सकें। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आंसर की निकाली जाए। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग DOPT को, हमारे यूपीएससी को अलग अलग एस्पेक्ट्स पर रिव्यू करना ज़रूरी है, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक बराबर का दर्जा, एक समान दर्जा सबको मिल सके। अगर कोई पॉसिबिलिटी ऑफ एरर है, अगर कोई समस्या का स्कोप है, तो उस आंसर की में चेंज किया जाए। अदरवाइज कितने स्टूडेंट्स जो कि एलिजिबल हैं आने वाली स्टेजेस मेंस तक जाने के लिए, वो पीछे छूट जाएंगे सिर्फ एक गलत क्वेश्चन या एक गलत आंसर की वजह से, 15 महीने के लंबे इंतज़ार की वजह से। इसीलिए स्टूडेंट फीडबैक इकट्ठा करना है, सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट बनाना है, और स्टूडेंट्स जो देश की स्टील फ्रेम का पार्ट बनने वाले हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने वाले हैं, उनको और बेहतर एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करके कंपटीशन को बढ़ावा देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप सबका शुक्रिया सेशन को देखने के लिए। आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं, वसु कटारा स्टडी IQ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इंस्टाग्राम पे मैं vasu.katara के नाम से अवेलेबल हूँ, और टेलीग्राम पे अगर डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हो तो वसु कटारा, VASUKATARA। नॉट जस्ट दैट, यू कैन ज्वाइन आर UPSC प्रिपरेशन कोर्सेज। देखिए, UPSC अपने फैसले चेंज करे ना करे, दिस इज कंटिंजेंट अपॉन UPSC, वो उनके ऊपर है। पर आप लोग बेहतर प्रिपरेशन आज से और अभी से कर सकते हैं, एक प्रॉपर इकोसिस्टम के तहत। मैं कोई कोर्स नहीं दे रहा हूं आपको, मैं आपको एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पे आप सब बच्चे अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। studiiq.com पे आइए, UPSC लाइव कोर्सेज में जाइए। UPSC लाइव कोर्सेज में आपको P2I बैच, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन का 2.5 साल का बैच मिलेगा। फीस ज़्यादा दिख रही है, इतनी पे नहीं करनी, इट इज़ वेरी अफोर्डेबल फॉर स्टूडेंट्स। आपको वसु लाइव, VASULIVE
एडमिशन डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ये कोर्स 30,000 का हो जाएगा, 29,999 का इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस क्रैश कोर्स, मेंस टेस्ट सीरीज, ये सब दी जाएगी आपको। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर नोट्स होंगे। द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज कि आपको रेगुलर कंसिस्टेंट मेंटरशिप दी जाएगी। आपको हमारे कोर्स में एडमिशन लेने के बाद अगर आप रेगुलरली बच्चे इसमें जुड़ते हैं, रोज क्लास लेते हैं, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। डेली क्लासेस के बेसिस पर आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट अपनी प्रिपरेशन में देखने मिलेगा। कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। बात यह है कि प्रॉपर इकोसिस्टम के तहत प्रिपरेशन होनी चाहिए। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो खुद एग्जाम दे चुके हैं आपको गाइड कर पाएंगे ताकि आप बेस्ट प्रिपरेशन अपनी कर सकें। तो ज़रूर से एडमिशन लीजिएगा ना। हम्बल रिक्वेस्ट, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज़ करिएगा। इसके तहत एक फ्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है कि प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद हम आपको दिल्ली बुलाएंगे, हमारे पास रखेंगे, यहीं से प्रिपरेशन करवाएंगे आपकी, ताकि आप मेंस के लिए रेडी हो सकें। खाना पीना रहना सारा हम पे है। बस प्रीलिम्स क्लियर करिए, एडमिशन लीजिए इस बैच में, एंड रेस्ट इज ऑन अस। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।